क्या दोस्तों आपको पता है एग्जाम वॉरियर्स के नए संस्करण का विमोचन किसने किया है? राजस्थान दिवस कब मनाया गया? एक ओवर में 6 सिक्सर लगाने वाले पहले श्रीलंकाई बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 31 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया गया? राजस्थान दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 30 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 30 मार्च राजस्थान दिवस। और राजस्थान स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि आखिरकार 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना था और यही राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है। क्लियर? और आप में देखिए, हमारे एरिया की दृष्टि से यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है यह राजस्थान। और राजस्थान किन किन राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है? तो यहां पर पंजाब, यहां पर हरियाणा, यहां पर उत्तर प्रदेश, यहां पर मध्य प्रदेश और यहां पर गुजरात, यानी कि 1 2 3 4 5 राज्यों से अपनी बॉर्डर साझा करता है। और एक तरफ यहां पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है उत्तर पूर्व में। और 18 मार्च 1948 को शुरू हुई राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कुल 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई। और इसमें भारत सरकार के तत्कालीन देशी रियासत और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यानी कि हमारे पूरे भारत देश को एक राष्ट्र बनाने में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन ने बहुत ही अहम योगदान दिया था। और इसीलिए हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करते हुए 182 मीटर ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में नर्मदा नदी में साधु द्वीप पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे इस लौह पुरुष की है। आपने देखा है? नहीं देखा है तो एक बार गुजरात की विजिट जरूर करना। चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान शब्द का अर्थ क्या होता है? राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं का स्थान, क्योंकि यहां गुर्जर, राजपूत, मौर्य, जाट आदि पहले राज किया था, यानी कि इन सभी राजाओं ने यहां राजस्थान में राज किया था। और राजस्थान के राज्य प्रतीक की भी आज बात कर ले तो राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा, इमेज में आप देख सकते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, यानी कि हमारा भारत देश का दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वो राजस्थान का राज्य पक्षी है। और राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर, इमेज में आप देख सकते हैं। और राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल। और राजस्थान के 2 राज्य पशु है, एक है चिंकारा और दूसरा है ऊंट। और दोस्तों इसी तरह मैं हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बन गए हैं? एक ओवर में 6 सिक्सर लगाने वाले पहले श्रीलंकाई बल्लेबाज बन गए हैं थिसारा परेरा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी थिसारा परेरा। इमेज में आप देख सकते हैं इस ऑलराउंडर को। श्रीलंका के ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने एक पेशेवर क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच में एक ही ओवर में 6 छक्के जड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। थिसारा परेरा अब एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर भी बन गए हैं।
और उन्होंने यह उपलब्धि कहां पर हासिल की है? तो याद रखो, उन्होंने यह उपलब्धि पनागोड़ा में सैन्य मैदान में चल रहे मेजर क्लब्स लिमिटेड ओवर लिस्ट ए टूर्नामेंट में यह उपलब्धि हासिल की और उन्होंने 6 छक्के के साथ 13 गेंदों में नाबाद 52 रन भी बनाए। यानी कि सिर्फ 13 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगा दी है थिसारा परेरा ने। और थिसारा परेरा की बात करें तो एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर भी बन गए हैं। श्रीलंका की तरफ से लिस्ट ए में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले यह ऑलराउंडर बन गए हैं थिसारा परेरा। और पेशेवर क्रिकेट में यह उपलब्धि अपने नाम करने वाले पूरे विश्व में 9वें क्रिकेटर बन गए हैं। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन, परीक्षा योद्धा पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किसने किया है? परीक्षा योद्धा यानी कि एग्जाम वॉरियर्स के यह पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी। और इस बुक की फ्रंट पेज को भी इमेज में आप देख सकते हैं। यह एग्जाम वॉरियर्स के नए संस्करण का विमोचन किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की परीक्षा योद्धा पुस्तक का नया संस्करण अब छात्रों और अभिभावकों के लिए नई जानकारियों के साथ उपलब्ध है। यह हर जगह सुलभ रहने के साथ ऑनलाइन और परीक्षा वॉरियर्स मॉड्यूल नमो ऐप पर भी उपलब्ध है। यानी कि आप ऑनलाइन भी इस किताब को खरीद सकते हैं। और यह पुस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित करेगी और इससे छात्रों तथा अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ेगा। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह एग्जाम वॉरियर्स इसका पहला संस्करण भी लॉन्च किया था हमारे प्रधानमंत्री श्री ने और इसका अपडेट वर्जन भी अब बाजार में अवेलेबल होगा। चौथा क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान कितना हो जाता है तब उसे लू घोषित किया जाता है। समर सीजन स्टार्ट हो चुका है और हाल ही में लू जैसी परिस्थिति भी पैदा हो गई है हमारी कैपिटल दिल्ली में। और इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया है कि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान कितना हो जाता है तब उसे लू घोषित किया जाता है। तो हमारे आसपास के पर्यावरण में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान हो जाता है तब उसे लू घोषित किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में होली के दिन सोमवार यानी कि 29 मार्च को अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने 76 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। यानी कि ऐसा तापमान 1945 में दिखा गया था और तकरीबन 76 ईयर के बाद इसी तरह का तापमान हो गया है दिल्ली में। और यह तापमान सामान्य से 8 डिग्री अधिक है। कितना? सामान्य से 8 डिग्री अधिक माना जाता है यह 40 डिग्री का तापमान। और भारत मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कौन है? कुलदीप श्रीवास्तव। और कुलदीप श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी है। और भारत मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है और सामान्य से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो तब उसे लू घोषित किया जाता है। वहीं सामान्य तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाने पर उसे प्रचंड लू की घोषणा की जाती है। और दोस्तों, हाल ही में जब ग्रीष्म ऋतु शुरू हो चुकी है तो ऐसी परिस्थिति दिल्ली में पैदा होने का मकसद है हमारे देश में यह दोस्तों क्लाइमेट चेंजेस के जो साइड इफेक्ट है वो दिखने को शुरू हो गए हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान का नया वित्त मंत्री किसको नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान देश का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है हम्माद अजहर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हम्माद अजहर, पाकिस्तान देश के नए वित्त मंत्री। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बढ़ती महंगाई के मद्देनजर नई वित्त टीम को लाने का निर्णय लिया है। यानी कि वर्तमान समय में पाकिस्तान देश वित्तीय संकट में है और वित्तीय संकट से बाहर आने के लिए एक नई वित्त टीम बनाने का डिसीजन लिया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने। और उन्होंने वित्त मंत्री डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को पद से हटा दिया है और उनके स्थान पर उद्योग एवं उत्पादन मंत्री हम्माद अजहर को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया है पाकिस्तान देश ने।
और जब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है इसको बोलते हैं हम रेड क्लिफ लाइन। क्या? रेड क्लिफ लाइन। और भारत और पाकिस्तान के बीच एक दोस्तों बस सेवा की भी शुरुआत की गई थी। तो यह बस सेवा की शुरुआत किसने की थी? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। छठा क्वेश्चन, भारत ने फ्रांस के साथ कितने राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया था? भारत देश ने फ्रांस देश के साथ तकरीबन 36 राफेल लड़ाकू विमान का सौदा किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 36 राफेल लड़ाकू विमान। लेकिन यह क्वेश्चन फिर से सुर्खियों में क्यों आया? तो देखो, फ्रांस से अगले 2-3 दिन में 3 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचेंगे। जी हां, अगले 2-3 दिन में फ्रांस से 3 राफेल लड़ाकू विमान भारत देश में पहुंचने वाले हैं। और अप्रैल महीने के दूसरे पखवाड़े में 7 से 8 फाइटर प्लेन और उनके ट्रेनर वर्जन भारत पहुंचेंगे। अब तक 11 राफेल भारत में है और 10 विमान और आने से देश में राफेल विमानों की संख्या 21 हो जाएंगे। और इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया है। भारत की ओर से फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया था। इसमें से जो 11 राफेल अभी तक भारत पहुंचे हैं वो अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा है। तो यह फैक्ट भी याद रखना है कि वर्तमान में जो 11 राफेल लड़ाकू विमान है वो कहां पर स्थित है? अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। और अब राफेल के जो 10 विमान और आने वाले हैं उनको पश्चिम बंगाल में तैनात किया जाएगा। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। लेकिन पश्चिम बंगाल में कहां पर? वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो, राफेल विमानों की नई खेप को कहां तैनात किया जाएगा? राफेल लड़ाकू विमान की नई खेप को तैनात किया जाएगा पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में। और हाशीमारा में इसे क्यों तैनात किया जाएगा? इसके पीछे की भी वजह है, क्योंकि यह उत्तर बंगाल में चीन और भूटान ट्राई जंक्शन के करीब है। यानी कि यदि तनावपूर्ण वातावरण के बीच यदि चीन की निगरानी करनी है तो यहां पर ही तैनात करने होंगे। और चीन से तनातनी के बीच भारत को राफेल विमानों से चीन पर निगरानी रखने में भी मदद मिलेगी। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में उमका 2021 नौसैनिक अभ्यास किसने आयोजित किया? उमका 2021 नामक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है रूस देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस देश। और यह नौसेना अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? तो याद रखो, आर्कटिक महासागर में। इमेज में आप देख सकते हैं रूस की 3 पनडुब्बियां यह बर्फ की सतह को चीरकर बाहर आई है और पूरे विश्व को चौंका दिया है इस नौसेना अभ्यास ने। 26 मार्च को रूसी रक्षा मंत्रालय ने उमका 2021 नौसैनिक अभ्यास का वीडियो जारी कर आर्कटिक इलाके में अपने नौसैनिक युद्धाभ्यास की जानकारी दी है। इमेज में आप देख सकते हैं एक साथ 3 परमाणु पनडुब्बियों का आर्कटिक में सतह पर आना उमका 2021 नौसैनिक अभ्यास का ही हिस्सा है। और सतह पर दिखाई दे रही रूस की डेल्टा 6 और बोरी क्लास की परमाणु पनडुब्बियां बेहद ही खतरनाक है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, डेल्टा 6 कैटेगरी की यह है पनडुब्बियां, वो बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। और ये दोनों पनडुब्बियां 8000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली 16 RSM-56 बुलावा मिसाइलों को फायर कर सकती है। एक साथ दोस्तों ऐसी 16 RSM-56 बुलावा मिसाइलों को फायर कर सकती है। और यह मिसाइलें कितनी दूरी तय कर सकती है? 8000 किलोमीटर। और यह मिसाइल इतनी घातक है कि इतनी दूरी तय करने के बावजूद भी 120 से 350 मीटर की एक्यूरेसी से अपने टारगेट को हिट कर सकती है। यानी कि 8000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी इसकी जो एक्यूरेसी है वो 120 से 350 मीटर के टारगेट को भी हिट कर सकती है। और यह जब नौसेना अभ्यास आयोजित किया है रूस देश ने, तो आप मैप में देखिए कि यहां पर है यह रूस के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो यहां पर फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना जैसे देशों से सटा हुआ यह रूस देश, जिसकी कैपिटल का नाम है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन
और रूस की करेंसी है रूसी रूबल। तो रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि इजराइल की संसद का नाम क्या है। यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि हाल ही में इजराइल में ही दोस्तों संसद का जो चुनाव है वो जारी है। ओके, 8वां क्वेश्चन, वीरेंद्र सहवाग ने किस देश के खिलाफ 13 शतक लगाकर इतिहास रच दिया था? इमेज में आप देख सकते हैं हमारे भारत देश के एक पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 13 शतक लगाकर इतिहास रच दिया था, लेकिन किस देश के खिलाफ? पाकिस्तान देश के खिलाफ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। और वीरेंद्र सहवाग के इस कारनामे को याद क्यों किया गया? क्योंकि 29 मार्च का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बेहद खास है, क्योंकि 29 मार्च 2004 में नजफगढ़ के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग ने 13 शतक लगाकर इतिहास रच दिया था, और 13 शतक लगाया था पाकिस्तान देश के खिलाफ। सहवाग ने 29 मार्च 2004 के दिन पाकिस्तानी गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया था। इस मैच में सकलैन मुश्ताक ने 200 से ज्यादा रन दिए थे और सहवाग ने उस मैच में 309 रन बनाए थे। और 29 मार्च का यह खास दिन भारतीय क्रिकेट में हमेशा याद किया जाता है, और इसीलिए दोस्तों यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया था। 9वां क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत नागालैंड को किसके साथ जोड़ा गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140वीं जन्म जयंती के अवसर पर। और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत नागालैंड राज्य को मध्य प्रदेश राज्य के साथ जोड़ा गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। और सिक्किम राज्य को नई दिल्ली के साथ जोड़ा गया है। किसके साथ? न्यू दिल्ली के साथ जोड़ा गया है। और गुजरात को छत्तीसगढ़ राज्य के साथ यह एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत जोड़ा गया है। गुजरात को छत्तीसगढ़, सिक्किम को न्यू दिल्ली और मध्य प्रदेश और नागालैंड को जोड़ा गया है। तो बात करते हैं इसी योजना के। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत नागालैंड को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ा गया है। दोनों राज्यों में पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और अन्य विषयों पर बहुपक्षीय विचार विमर्श के माध्यम से संबंधों को मजबूती मिल रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140वीं जन्म जयंती के अवसर पर अलग अलग राज्यों की संस्कृतियों, परंपराओं और कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की घोषणा की थी। तो यहाँ कुछ फैक्ट भी आपको याद रखने होंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था? 31 अक्टूबर 2015 को। और 31 अक्टूबर 2015 बोले तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140वीं जन्म जयंती मनाई गई थी। और जब नागालैंड को जोड़ा गया है मध्य प्रदेश के साथ, तो पिछले मंथ में मध्य प्रदेश कौन कौन से क्वेश्चन को लेकर सुर्खियों में रहा था? देखो, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने। डाकुओं पर अपनी कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा संग्रहालय कहां लॉन्च किया गया था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय मांडू उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय मांडू उत्सव का शुभारंभ उषा ठाकुर और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने किया था। और यह 14-15 फरवरी को आयोजित किया गया था मांडू उत्सव। 10वां क्वेश्चन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां गए हैं? इमेज में आप देख सकते हैं हमारे वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर यह हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ताजिकिस्तान गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ताजिकिस्तान। और यह हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन कहां आयोजित होगा? इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको 25 मार्च को बताया था, और तब भी मैंने आपको A to Z चर्चा की थी। चलिए याद करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ताजिकिस्तान की 3 दिन की यात्रा पर दुशांबे पहुंचे हैं। और यह दुशांबे क्या? ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे।
और उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया के 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया है। इमेज में आप देख सकते हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को। और हार्ट ऑफ एशिया की स्थापना कब और कहां हुई थी, तो याद रखो 2 नवंबर 2011 को इस्तांबुल के तुर्की में यह हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की स्थापना हुई थी। और वर्ष 2016 में यह 6ठे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन अमृतसर भारत में हुआ। और यह 6ठे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आतंकवाद को खत्म करना था। हार्ट ऑफ एशिया के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 14। और यह संगठन क्षेत्रीय देशों के बीच संतुलन साधने तथा आपसी सहयोग बढ़ाने का काम भी करता है, हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन। और जब यह आयोजित किया गया है ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में, तो आप मैप में देखिए कि यहां पर है हमारा इंडिया और इंडिया से यहां पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे बढ़ते हुए यहां पर अफगानिस्तान और यहां पर है ताजिकिस्तान, जिसकी कैपिटल का नाम है दुशांबे। और ताजिकिस्तान की करेंसी है सोमानी। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, इमोमाली रहमान, इमेज में आप देख सकते हैं। और ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री है कोहिर रसूलजोदा। क्या नाम है, कोहिर रसूलजोदा, ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा माउंट मेरापी पर्वत किस देश में स्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं यह है माउंट मेरापी पर्वत, वो इंडोनेशिया देश में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडोनेशिया, माउंट मेरापी। लेकिन यह माउंट मेरापी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया, क्योंकि इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में 27 मार्च 2021 को फिर से विस्फोट हो गया। 2968 मीटर ऊंचा यह ज्वालामुखी प्राचीन शहर याग्याकार्टा के निकट घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर है। और यह माउंट मेरापी पर्वत का सबसे बड़ा लावा प्रवाह था और इस विस्फोट की आवाज 30 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। और मेरापी का अंतिम बड़ा विस्फोट 2010 में हुआ था, जिसमें 347 लोग मारे गए थे। यानी कि अंतिम विस्फोट ऐसा ही हुआ था 2010 में और तकरीबन 347 लोग मारे गए थे। और माउंट मेरापी की बात करें तो माउंट मेरापी पर्वत इंडोनेशिया में स्थित है, जहां पर यह विस्फोट हुआ है। यह एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है जो इंडोनेशिया के मध्य जावा और याग्याकार्टा प्रांत के बीच की सीमा पर स्थित है। और इसे इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। और इसमें 1548 के बाद से लगातार विस्फोट हो रहा है। और दोस्तों यहां जब बात करते हैं इंडोनेशिया देश की, तो इंडोनेशिया देश से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन एक मंथ पहले ही सुर्खियों में था। वो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की है। पुरातत्वविदों ने विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज इंडोनेशिया देश में की है। इमेज में आप देख सकते हैं सुअर का चित्र खोजा गया है एक पुरानी गुफा में। और यह चित्र इंडोनेशिया में कहां पाया गया है, सुलावेसी द्वीप पर एक सुदूर घाटी में लियांग टेडोंगे गुफा में पाया गया है। और लियांग टेडोंगे गुफा में किसको चित्रित किया गया है, एक जंगली सुअर को। इमेज में आप देख सकते हैं एक जंगली सुअर को चित्रित किया गया है इस गुफा में। गुफा का नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लियांग टेडोंगे। और सुलावेसी जंगली सुअर चित्रकला, इमेज में आप साफ साफ देख सकते हैं। तो यह चित्रकारी कम से कम कितने वर्ष पुरानी है, तकरीबन 45,500 वर्ष पुरानी यह चित्रकला है। और यह चित्रकारी कौन से रंग का उपयोग किया गया है, चित्रकारी में लाल गेरुए रंग का इस्तेमाल किया गया है। और भारत ने किसके साथ नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन किया, तो इंडोनेशिया देश के साथ भारत ने नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया जिसका नाम है समुद्र शक्ति। और समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां किया गया, बंगाल की खाड़ी में किया गया। और जब बात करते हैं दोस्तों इंडोनेशिया देश की, तो आप मैप में देख सकते हैं बहुत से द्वीपों में बटा हुआ है यह इंडोनेशिया देश, जिसकी कैपिटल का नाम है जकार्ता। और इंडोनेशिया देश की करेंसी है रुपया। इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति है जोको विडोडो, इमेज में आप देख सकते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार आने वाले साल 2050 तक इसका एक बड़ा हिस्सा पानी में पूरी तरह डूब जाएगा। यानी कि इंडोनेशिया की कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा 2050 तक पानी में डूब जाएगा। और यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला
और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। 12वां क्वेश्चन, अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? इमेज में आप देख सकते हैं अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनंतनाग। लेकिन यह अमरनाथ गुफा सुर्खियों में क्यों आई? क्योंकि दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ गुफा के लिए तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होगा, यानी कि कल से ही शुरू होगा। और 13 वर्ष से कम या 75 वर्ष से अधिक आयु के लोग और 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को इस वर्ष की यात्रा के लिए कोविड-19 मानदंडों के अनुसार पंजीकृत नहीं किया जाएगा। और इस साल यह तीर्थ यात्रा 28 जून को पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से शुरू होगी। तो यह यात्रा कहां से शुरू होती है? इमेज में आप देखिए दोस्तों, इस शब्दों को पढ़िए, पहलगाम और बालटाल से इस अमरनाथ गुफा की यात्रा आप कर सकते हैं। और यह यात्रा 22 अगस्त को समाप्त होगी। इस वर्ष यह यात्रा 56 दिनों तक चलेगी। और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है? नीतीश्वर कुमार। यह अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ है। और अमरनाथ मंदिर की बात करें तो पहले तो इमेज में देखिए दोस्तों, बर्फ का शिवलिंग होता है यहां अमरनाथ गुफा में। और अमरनाथ गुफा मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल है। यह जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और अमरनाथ मंदिर को 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों यहां जब शक्ति पीठों की बात आई तो हाल ही में बांग्लादेश में एक शक्तिपीठ है जहां पर हमारे प्रधानमंत्री श्री ने दर्शन भी किए। इस शक्तिपीठ का नाम आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 13वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार की किस पहल के अंतर्गत देश में बनी वैक्सीन की एक खेप फिजी पहुंची है? हमारे भारत देश की एक पहल है जिसका नाम है वैक्सीन मैत्री। क्या? वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत देश में बनी तकरीबन 1 लाख खुराक की खेप फिजी देश पहुंच गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वैक्सीन मैत्री। फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमरामा ने ट्विटर पर बताया कि भारत से भेजे गए 1 लाख टीके फिजी पहुंच गए हैं। इमेज में आप देख सकते हैं फिजी देश के प्रधानमंत्री कौन है? फ्रैंक बैनिमरामा। और हमने दोस्तों यह वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 1 लाख टीके पहुंचाए हैं फिजी देश में। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे फिजी के लोगों को महामारी से उबरने में मदद मिलेगी। और वैक्सीन मैत्री पहल की बात करें तो वैक्सीन मैत्री पहल 20 जनवरी 2021 को लॉन्च की गई थी। इस पहल के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके की आपूर्ति कर रहा है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अन्य प्रमुख साझेदारों को भी वैक्सीन दी जाएगी। और भूटान और मालदीव टीके प्राप्त करने वाले पहले देश थे। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट मेल एक्टर लीडिंग रोल का अवार्ड किसने जीता है? एक हमारे दोस्तों स्वर्गस्थ अभिनेता जिसका नाम है इरफान खान। इरफान खान ने यह 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट मेल एक्टर लीडिंग रोल का अवार्ड अपने नाम किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी इरफान खान। और इरफान खान ने दोस्तों इंग्लिश मीडियम फिल्म के लिए यह अवार्ड दिया गया है। और थप्पड़ के लिए किसको दिया गया उनके बारे में भी हमें कमेंट में आंसर मिल गया है। बहुत बढ़िया, लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है सुन्नी राज, संजय अंकुया, पूजा नलवाड़े, नीलोफर मीर, देसाई राहुल, ऑलवेज बी हैप्पी नामक कोई फ्रेंड है, बिल्कुल सही आंसर। निशा राठौड़, अशोक भट्ट महादेव और संजय महिड़ा, उन्होंने इरफान खान, बिल्कुल सही आंसर दिया। प्रकाश कासोड़े फ्रॉम महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही। रीना ए पटेल, आकाश सोलंके, सुनील शिंदेल, मनीषा यादव, मकवाना शिल्पा, गुमान सिंह सोलंकी, बिल्कुल सही आंसर। और भी फ्रेंड है हर्षित मकवाना, वसावा दीप्तेश, कल्पना चंदेगारा, महिया संजय, आपका आंसर बिल्कुल सही। और पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है।
अश्विन पलास, अश्विनी यादव, मधुकांत प्रियदर्शी और परेश लाडवा। बहुत बहुत धन्यवाद। और परेश लाडवा जी ने बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट भेजे हैं, तो आपको भी थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। देवर भाभी होली भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? कल ही दोस्तों मैंने करंट अफेयर के वीडियो में यह हमारे भारत देश के विभिन्न इलाकों में विभिन्न नामों से होली मनाई जाती है, तो तकरीबन शुरुआती 5 मिनट में हमने यह होली के बारे में आपको A to Z इंफॉर्मेशन दी थी। और यह देवर भाभी होली भारत के किस राज्य में मनाई जाती है आपको याद है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।